प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जीवाणुओं के आकार के बारे में चर्चा किया था। जीवाणुओं के प्रकार के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज के वीडियो में हम जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जीवाणुओं का हमारे जीवन में किस प्रकार से आर्थिक महत्व है। यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं का आर्थिक महत्व किस प्रकार से है। चलिए शुरू करते हैं। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व का वर्णन हम दो भागों में बांट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है उसका वर्णन हम दो भागों में कर सकते हैं, पहला और दूसरा। देखिए, पहला भाग हो जाएगा लाभप्रद क्रियाएं और दूसरा हो जाएगा हानिकारक क्रियाएं। तो इस प्रकार से जीवाणुओं के आर्थिक महत्व की जानकारी को हम दो भागों में बांटकर आसानी से कर सकते हैं, लाभप्रद क्रियाएं और हानिकारक क्रियाएं। अब देख लेते हैं कि जो लाभप्रद क्रियाएं हैं उनसे जीवाणुओं से हमको क्या क्या लाभ है, वो किस प्रकार से हमको लाभान्वित करते हैं। तो लाभप्रद क्रियाओं में ये हमारा नंबर हो जाएगा लाभप्रद क्रियाएं। अगर हम लाभप्रद क्रियाओं की बात करें तो लाभप्रद क्रिया में जो पहला पॉइंट हमारा होगा वो कृषि के क्षेत्र में होगा। यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो कृषि के क्षेत्र में, यानी कृषि में किस प्रकार से हमको लाभ पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कृषि में। कृषि में ये किसमें? लाभप्रद क्रियाओं में। चलिए आइए देखते हैं कि कृषि में किस प्रकार से ये इनका आर्थिक महत्व है। कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। सभी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये जीवाणु क्या करते हैं, पौधे वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो पौधे होते हैं ये पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व कृषि के क्षेत्र में है जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं वो किस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा, इसमें पहला पॉइंट होगा कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा। कहने का मतलब कि कृषि के क्षेत्र में अभी हमने बताया कि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और उस नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग किस प्रकार से पेड़ पौधे करते हैं।
तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा, यानी कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो किनके द्वारा होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा होता है। और किस प्रकार से होता है? कुछ जीवाणु या तो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम। एजोटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम, ये जीवाणु पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर रहते हैं और उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम। ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर रहते हैं और इनमें वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की सामर्थ्य होती है, जिससे कि ये जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें अगर, इसी क्रम में अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना और मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना, और ये किसके द्वारा होता है? ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस आदि पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर का पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वो कौन से जीवाणु होंगे? बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रेमोसस। बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस रेमोसस, ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु जंतुओं एवं पौधे के मृत शरीर को जटिल कार्बनिक पदार्थों से बदलकर सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ने में सहायता मिलती है। अब बात कर लें, ये पहला पॉइंट था लाभ प्रतिक्रिया में कृषि के क्षेत्र में। अगर अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें लाभ प्रतिक्रिया में दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा डेयरी में।
देखिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो दूध में पाए जाते हैं, और दूध में पाए जाने वाले जीवाणु दूध में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु विद्यमान होते हैं, जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा हो जाने से जो इसमें जीवाणु पाए जाएंगे, और कौन से जीवाणु? लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाई जाने वाली केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो होते हैं, जिन्होंने दूध को खट्टा किया है, वो क्या करते हैं? दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। अगली बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा सिरका उद्योग में। सिरका उद्योग में जीवाणुओं की अहम भूमिका सिरका उद्योग में भी है, और वो किस प्रकार से है? सिरके का निर्माण शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो जीवाणु होता है, वो शर्करा घोल से सिरके का निर्माण करता है। कहने का मतलब कि सिरके का निर्माण शर्करा घोल से एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु द्वारा होता है। अगले पॉइंट की हम बात करें, चौथे पॉइंट की अगर हम बात कर लें, तो जीवाणुओं का उपयोग औषधि में भी होता है। औषधि में, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनका औषध निर्माण में भी अहम रोल होता है। कुछ प्रतिजैविक बोले तो एंटीबायोटिक्स दवाएं, यानी कि जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं उनको हम प्रतिजैविक कहते हैं, यानी एंटीबायोटिक कहते हैं। तो कुछ प्रतिजैविक औषधियां जीवाणुओं की क्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। जीवाणुओं की क्रिया द्वारा प्रतिजैविक दवाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे बैसिलस ब्रेविस से थायरोथ्रिन नामक प्रतिजैविक बनाई जाती है। बैसिलस सबटिलिस से सबटिलिन नामक प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी से नियोमाइसिन प्रतिजैविक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? औषधियों के निर्माण में भी सहायता करते हैं। कौन? जीवाणु। ये तो हो गई लाभप्रद क्रियाएं। अब हम बात कर लेते हैं हानिकारक क्रियाओं की। अगर हम बात करें हानिकारक क्रियाओं की, तो कुछ जीवाणु हानिकारक क्रियाएं भी करते हैं, यानी उनका कुछ हानिकारक इफेक्ट भी है, हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं। अगर हम बात करें तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करना,
जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु मनुष्य में अनेक भयानक रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें निमोनिया है, जैसे निमोनिया है, टाइफाइड है, हैजा है, पेचिस है, ये सभी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, ये सब क्या है? ये जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए रोग हैं, जो कि मनुष्यों में ये रोग उत्पन्न होते हैं। और ऐसे ही ये जीवाणु जानवरों में भी, यानी पशुओं में भी कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे भेड़ में एंथ्रेसिस रोग। कौन सा? भेड़ में एंथ्रेसिस, भेड़ में एंथ्रेसिस रोग उत्पन्न करते हैं कौन? जीवाणु। और जानवरों में ये ब्लैक लेग रोग उत्पन्न करते हैं। कौन सा रोग? ब्लैक लेग रोग भी ये उत्पन्न करते हैं जानवरों में। अगले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट तो रोग उत्पन्न करने का हो गया। अगर हानिकारक क्रियाओं में दूसरे पॉइंट की बात करें हम, तो दूसरा पॉइंट होगा भोजन का नाश। भोजन का नाश। देखिए जीवाणु भोजन को किस प्रकार से नष्ट करते हैं। मृतोपजीवी जीवाणुओं की बहुत सी जातियां, कैसे जीवाणुओं की? मृतोपजीवी जीवाणुओं की बहुत सी जातियां खाद्य पदार्थों को नष्ट करती हैं। जैसे मांस, मछली, मक्खन, फल इत्यादि जो भोज्य पदार्थ हैं, इनको ये जीवाणु नष्ट करते हैं। जैसे क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, कैसा? कौन सा जीवाणु? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये जो जीवाणु है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम जो जीवाणु है, ये जीवाणु मांस और दूसरे जिन भोज्य पदार्थ में अधिक प्रोटीन होती है, उन अधिक प्रोटीन्स वाले खाद्य पदार्थों को ये नष्ट करता है। कौन? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। अगले पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में होगा कपास का नाश। कपास का नाश, यानी कि ये जो जीवाणु हैं, ये कपास को भी नष्ट करते हैं। स्पाइरोकीट साइटोफेज, स्पाइरोकीट साइरोफेज, स्पाइरोकीट साइटोफेज, साइटोफेज, स्पाइरोकीट और साइटोफेज नामक जो जीवाणु है, ये रुई के रेशों को नष्ट करता है। अगर ये रुई के रेशों को नष्ट करता है, तो अगर रुई के रेशे ही नष्ट हो जाएंगे तो कपास कहाँ से होगी? तो इस प्रकार से ये जो जीवाणु होता है, वो रुई के रेशों को, यानी कपास को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो किस प्रकार से ये जीवाणु हमको लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं।